Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about elasticity. This class is BSc first year physics paper first mechanics and wave motion. तो आज हम BSc फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट फिजिक्स का यूनिट नंबर सेकंड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपका टॉपिक है इलास्टिसिटी। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस सिलेबस। यह टॉपिक जो है आपके क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। क्या इंटरेस्ट मिलता है इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। आपने इनर्शिया पढ़ा, जड़त्व, वह भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक था। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की प्रत्यास्था की। तो हेडिंग लगा लीजिए, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कि कोई बॉडी है, वास्तव में कोई भी बॉडी जो होता है 100% रिजिड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन एनी बॉडी के लिए, किसी बॉडी के लिए, कि जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, जब किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई ये बॉडी है, इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया, तो इसका जो शेप है वह क्या हो गया, शेप, साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग मतलब कि जैसे यही बॉडी है कि फोर्स को रिमूविंग फोर्स, जब हम फोर्स को रिमूव कर दिए तो यहाँ पे जो इसका शेप है, साइज है, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। तो वह क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वह पहुँच जाता है। तो यह प्रॉपर्टी जो होती है वह इलास्टिक कहलाती है, इलास्टिक सिटी कहलाती है। और ऐसे मटेरियल को, ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु अपनी आकार एवं आकृति को परिवर्तित कर देता है। लेकिन जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है। ऐसे वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं और वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो फिगर में आपने देखा ही कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी अपोजेज एनी चेंज in its shape or size due to an external force and recovers its original shape and size after removing the external force is called elasticity। अर्थात कोई बॉडी है कि जब हम उस पर कोई क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अपने शेप और साइज को क्या करता है, चेंज कर देता है, बट वह रिकवर कर लेता है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस आर कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसका डेफिनेशन भी आप नोट कर लें, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्च्यू तो यहाँ पे यह जो होता है, वर्च्यू मतलब भी प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अपोजेज एनी चेंज, बॉडी अपोजेज एनी चेंज, बॉडी अपोजेज एनी चेंज। तो यहाँ पे जो बॉडी होगा वह क्या होगा कि विरोध करता है किसी भी परिवर्तन का इन इट्स शेप और साइज
ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस in its shape or size by external force and recovering और क्या करता है, वह रिकवर करता है एंड रिकवरिंग इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूविंग फोर्स। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका डिफिनीशन है कि किसी भी मैटर, किसी भी द्रव्य का वह गुण जो फोर्स लगाने पर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, फोर्स लगाने पर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, और यहाँ से फोर्स को हटा लेने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर वस्तु जो होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है। ऐसे वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं और वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। तो इसका मतलब है ए बॉडी विल बी रिजिड इफ the relative position of its constituent particle does not change when external forces are applied to it, but this is an ideal case. Actually, no body is perfectly rigid and all the bodies can be more or less deformed by applying suitable forces. The deformed bodies, however, against the original shape or size on removing the deforming forces. तो वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु जो होती है, कोई बॉडी जो होती है, वह आइडियल नहीं है, वह 100% जो होता है रिजिड नहीं होता है। चाहे जो बॉडी हो, चाहे जो पिंड हो, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो एक मतलब कि लिमिटेड बल पे वह क्या करता है, अपनी वस्तु को धारण करता है, अपनी अवस्था को धारण करता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन क्या होता है, जरूर आता है। तो ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इफ द बॉडी रिजेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, सिंपल सी बात है, जैसे यही बॉडी है, यही क्या है, बॉडी है, यदि इस पर क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए और आफ्टर यह क्या हो जाता है, शेप साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि कोई बॉडी है उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आफ्टर रिमूविंग फोर्स, तो उसके बाद अगर हम फोर्स को रिमूव करते, बल को हटा लें, यदि शेप साइज क्या हो जाए, ओरिजिनल में आ जाए, तो ऐसे वस्तु क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये अपने पोजीशन को, अपनी अवस्था को क्या करता है, चेंज करता है। और अगर हम फोर्स को हटा लेते हैं, आफ्टर रिमूविंग फोर्स, अगर हम बल को हटा लेते हैं, वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण कर लेती है, तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वह क्या है, अपने उसका शेप और साइज़ क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम फोर्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें, और वस्तु क्या है अपनी प्रारंभिक अवस्था पे पहुंच जाए, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था पे पहुंच जाए, तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं। सेकंड केस आता है कि जैसे कोई बॉडी है, इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो शेप होगा, इसका जो साइज़ होगा वह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका शेप और साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब हम फोर्स को रिमूव कर दें और उसका शेप और साइज़ क्या ही रहे, डू नॉट ओरिजिनल, यदि वह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंचता है तो क्या कहलाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक, अर्थात पूर्ण अप्रत्यास्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ, इसको बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी जो है कि उस बॉडी को फोर्स अप्लाई किया जाए, वह क्या है कि अपने शेप और साइज को चेंज करे आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु क्या है, अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है और फोर्स को अगर हम हटा लेते हैं और फिर भी वस्तु क्या है अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण नहीं करता है, तो ऐसे वस्तु को हम परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं, अर्थात पूर्ण अप्रत्यास्थ कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई भी बॉडी इन यूनिवर्स डू नॉट अवेलेबल perfectly elastic and perfectly plastic body। इसका मतलब ये है कि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण प्रत्यास्थ तथा पूर्ण अप्रत्यास्थ कोई भी बॉडी क्या है, अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कहीं मिले तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम भी देखना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए, ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस इफ द बॉडी रिमेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज कंप्लीटली इट इज़ सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अर्थात फर्स्ट केस है यहाँ पे कि यदि किसी बॉडी पर से हम फोर्स को रिमूव कर ले, यदि कंप्लीटली यह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। while if it completely retains its deformed form, does not have any tendency to regain its original shape or size, then the body is said to be perfectly plastic। यहाँ पे जबकि सेकेंड केस, यहाँ पे जबकि कोई टेंडेंसी नहीं बचती, कोई भी क्षमता नहीं बचता, कोई भी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं बचती कि वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाए और पूरी तरह से क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, विरूपित हो जाए। ऐसे वस्तु को हम परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं, अर्थात पूर्ण अप्रत्यास्थ कहते हैं। एक्चुअली मतलब वास्तव में इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली नो मटेरियल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि जो क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो और परफेक्टली प्लास्टिक हो। अर्थात पूरे यहाँ पे यूनिवर्स पे कोई भी ऐसा
वस्तु नहीं है जो कि पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो अथवा पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ हो। द बिहेवियर ऑफ ऑल द बॉडीज लाइज इन बिटवीन द टू लिमिट्स। यहाँ पे जितने बॉडीज़ होते हैं वह दो सीमाओं के अंतर्गत काम करते हैं। जितने भी बॉडीज़ होते हैं, जितने भी पिंड होते हैं, वह दो सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। एक होता है प्रतिबल स्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेन। एक होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेन। तो यहाँ पे से इसका डिफिनेशन नोट कर लें। हम आशा करते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है। हिंदी में सुन लीजिए, प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिस पर विरूपक बल लगाया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्याग देता है, जबकि विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है। ऐसे वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। वास्तव में इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में पूर्ण प्रत्यास्थ तथा पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं नहीं हैं। पूर्ण प्रत्यास्था, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं नहीं हैं। और यहाँ पे जो भी मटेरियल है वह दो सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब दो सीमाएं कौन सी हैं? प्रतिबल और विकृति। जिसको आप नोट कर लें, हम प्रतिबल और विकृति के बारे में बताते हैं। सभी बॉडीज़ जो होते हैं, सभी पिंड जो होते हैं, दो सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। सभी पिंड जो होते हैं दो सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेस होता है और दूसरा होता है स्ट्रेन होता है। क्या होता है? पहला स्ट्रेस होता है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेन होता है, जिसको हम प्रतिबल और विकृति कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो इलास्टिसिटी है, जो प्रत्यास्था है, एक प्रकार से वह क्या करता है? जड़त्व का गुण रखता है। वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अपोजिट चेंजेस इट्स पोजीशन। वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो द रिस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्स सेट अप इनसाइड द बॉडी एंड मेजर्ड पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। जैसे इस पे हम क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं। यह क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। यह क्या है? एरिया है। यह क्या है? यह इसका एरिया है। कि अर्थात जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो अर्थात तो यहाँ से जब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका शेप और साइज चेंज होता है। तो इसके अंदर जो होता है एक बल उत्पन्न होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। अर्थात कि ए रिस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्स, एक तरीके से वह एक ऐसा प्रत्यानयन बल होता है, ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स होता, ऐसा रिकवरिंग फोर्स होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वस्तु जो होता है वह चेंज होता है, उसका शेप और साइज चेंज होता है और वह फोर्स वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है, वह बल वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है जो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। वही फोर्स जो कहलाता है, वही फोर्स क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। आप देख ही रहे हैं, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ए बॉडी, जब कोई बाह्य बल किसी हम पिंड पर लगाते हैं तो द बॉडी गेट डिफॉर्म, तो जो बॉडी होती है वह विरूपित हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाती है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो प्रत्यास्था के कारण पिंड में, वस्तु में एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है जो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु में एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। वही बल जो होता है, वही बल प्रतिबल कहलाता है।
इसका मतलब कह सकते हैं कि द रिस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्सेस सेट अप इनसाइड द बॉडी एंड मेजर्ड पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ से यह इसका जो एरिया है वह क्या है, ए है। इसका एरिया क्या है, ए है, और इस पर हम फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो अर्थात हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान एरिया मीन्स एफ बाई ए। क्या होगा, फोर्स अपान एरिया इक्वल टू एफ बाई ए दिस। अब यहाँ से इफ़ एफ बी द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली टू एन एरिया क्रॉस सेक्शन ए, जैसे कि यहीं से देख लें कि सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक बॉडी हम ले लेते हैं। इस प्रकार से एक बॉडी है, एक बॉडी है। यह क्या है कि इसका एरिया जो ए है, इस पे हम एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ। क्या अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। तो उस यह जो प्रतिबल होगा यह क्या कहलाएगा, नॉर्मल, क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, जिसको हम सामान्य प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, सामान्य प्रतिबल कहते हैं। इसका मतलब ये है इफ़ एफ बी द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली to and across a cross section A, then stress is defined as stress is equal to force upon area is equal to F by A. It is also called normal stress if the force applied is tangential to the surface। जैसे कि ये आपको क्या है, बॉडी है। अब इस पे जो फोर्स अप्लाई करें, इस पे जो फोर्स हम अप्लाई करें, यह इसका एरिया क्या है, ए है। अगर हम फोर्स क्या करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह जो स्ट्रेस होगा, यहाँ से जब हम फोर्स नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो यह जो विकृति होता है, मतलब कि प्रतिबल होता है, यह नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, सामान्य प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, सामान्य प्रतिबल कहलाता है। जब हम फोर्स इफ़ वी अप्लाई ए टेंजेंशियल फोर्स, जब फोर्स जो होगा टेंजेंशियल फोर्स होगा तो यहाँ से जो स्ट्रेस होगा वह क्या होगा, टेंजेंशियल, वह टेंजेंशियल फोर्स होगा, वह टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा, अर्थात स्पर्शीय प्रतिबल कहलाएगा। इफ़ द फोर्स applied is tangential to the surface, then the stress is known as tangential or shearing stress. The normal stress can further be compressive or expansive according to change produced in length or volume। जैसे कि यह सामान्य प्रतिबल है, यह क्या है, सामान्य प्रतिबल है। यह दो प्रकार से होगा, या फिर कंप्रेसिव होगा या फिर एक्सपेंसिव होगा, या फिर उसको प्रेस किया जाएगा या फिर उसको फैलाया जाएगा। तो कंप्रेसिव और एक्सपेंसिव को हम टेंसिल बोलते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए, कंप्रेसिव और एक्सटेंसिव, कंप्रेसिव और एक्सटेंसिव, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम टेंसिल कहते हैं। तो यहाँ से जो चेंजिंग होगा इसमें नॉर्मल स्ट्रेस में, तो यहाँ से जो चेंजिंग होगा वह या फिर लेंथ का होगा या फिर वॉल्यूम का होगा। इफ़ द फोर्स टू द सरफेस मेजर्ड पर यूनिट एरिया विल गिव नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एंड कंपोनेंट अलॉन्ग सरफेस विल गिव टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ से अगर हम फोर्स टेंजेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेस होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, और नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे जो कंप्रेसिव और एक्सटेंसिव होता है इसमें दो ही चेंज होगा, या फिर वॉल्यूम का होगा या फिर लेंथ का होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो यूनिट, द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर दोज ऑफ प्रेशर। यहाँ से जो यूनिट होता है, जो डायमेंशन होता है, नोट कर लें, द यूनिट एंड डायमेंशन
द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एज प्रेशर, अर्थात जो यूनिट, जो बीमा दाब का होता है, जो मात्रक, जो बीमा दाब का होगा वही सेम किसका होगा, प्रतिबल का होगा। लेकिन जो मात्रक दाब का होगा वही मात्रक किसका होगा, प्रतिबल का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन होता है, बीमा होता है, ये भी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि न्यूटन है तो क्या है, बल का मात्रक है, अर्थात m/2 अपान मीटर स्क्वायर है, अर्थात l स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m l⁻⁻⁻2 विच इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड इट इज़ आल्सो डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। यह क्या है, प्रतिबल का भी मात्रक और बीमा है और दाब का भी मात्रक और बीमा है। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। यहाँ से अब बात करते हैं प्रतिबल की। अब बात करते हैं प्रतिबल की। प्रतिबल जो होता है न तो यह एक सदिश राशि होती है और न तो ही यह एक अदिश राशि होती है। इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी। Stress is not a vector as it has no fixed direction. It has different directions at a point for different cross section. It is not a scalar as at a given point it has different values in different direction. It is a physical quantity called tensor. यहाँ लिख दें, it is a tensor quantity. It is a tensor quantity. यह क्या होता है कि न तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, न तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। यह क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। तो अर्थात न तो यह एक अदिश राशि है, न तो यह एक सदिश राशि है। यह क्या है, टेंसर राशि है। क्योंकि यह सदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। प्रतिबल का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक सदिश राशि नहीं है। और इसका प्रत्येक डायरेक्शन में वैल्यू जो होता है चेंज हो जाता है, इसलिए यह क्या है कि स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। तो जब यह एक स्केलर नहीं है, एक वेक्टर नहीं है, तो यह क्या है, इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी। यह क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अर्थात जो प्रतिबल होता है एक इंटरनल प्रेशर होता है, एक क्या होता है, इंटरनल फोर्स अप्लाई होता है जो बॉडी को इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, अर्थात कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज ए रिकवरिंग और रिस्टोरिंग फोर्स। यह क्या होता है, रिस्टोरिंग होता है अथवा रिकवरिंग होता है कि जो कि वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसको मास पर यूनिट एरिया, इसको मेजर्ड पर यूनिट एरिया अर्थात फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, इससे हम मेज़र करते हैं। अर्थात जो यूनिट, जो मात्रक, जो बीमा दाब का होगा वही मात्रक, वही बीमा प्रतिबल का भी होगा। जो मात्रक, जो बीमा दाब का होगा वही मात्रक, वही बीमा क्या होगा, प्रतिबल का होगा। यहाँ पे लगा लीजिए इसका जो पार्ट है, क्योंकि जो प्रतिबल आपका इलास्टिसिटी है, इलास्टिक बॉडीज़ है, वो दो लिमिट के अंतर्गत कार्य करती हैं। एक प्रतिबल होता है, एक विकृति होता है, जिसको आप पार्ट 1 डाल सकते हैं। पार्ट 2 जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको स्ट्रेस के बारे में, प्रतिबल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्रत्यास्थ वस्तुएँ क्या होती हैं, प्रत्यास्था क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले लिमिट के लिए जो बॉडीज़ हैं जिसके अंतर्गत कार्य करती हैं इलास्टिक बॉडीज़, उसके बारे में जानने के लिए अगला वीडियो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा।
और यहाँ से हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो पॉइंट आपको न समझ में आया हो वो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसका जो नोट्स होगा कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।